तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जो टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती दी गई है, उस भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। इस भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कैसे आवेदन करना है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा के कितने चरण होंगे और आरक्षित वर्ग को कितनी छूट दी जाएगी और क्या कुछ मापदंड इस टेक्नीशियन के पदों के लिए है, वह सारा कुछ इस नोटिफिकेशन के अंदर आ चुका है। ये रेलवे भर्ती बोर्ड की जो ऑफिशियली वेबसाइट है तो वहाँ पर भी डाला गया है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आइए अपन इसको स्टार्ट करते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। इसके पहले मैंने आपको रेलवे लोको पायलट की जो भर्ती आई थी उसका नोटिफिकेशन बताया था, उसका परीक्षा पैटर्न बताया था। अब उसके बाद फिर से मैं आपको जो है टेक्नीशियन के बारे में बताने वाला हूं। जब हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने से पहले हमें उसके बारे में पूरी डिटेल पता होने चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए आवेदन करना चाहिए। अगर हम बिना जानकारी के ही आवेदन करते हैं तो आगे जाकर हमें जो है समस्या आ सकती है, आपकी नौकरी में जो है बाधा भी बन सकती है। इसलिए पूरा नोटिफिकेशन अपन को पढ़ना है, समझना है क्या कुछ लिखा है रेलवे भर्ती बोर्ड ने और क्या क्या शर्तें हैं जिसके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा का चरण क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे एक चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज़ कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अपन इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड, आपको ऊपर दिख रहा है। इसके बाद लिखा है केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या CEN/02/2024, यानी कि रोजगार सूचना संख्या ये दे रखी है आपको 2/2024। इसके अंतर्गत जो है रेलवे भर्ती बोर्ड में टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आया है जो उसने दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कुछ लिखा हुआ है। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो रेलवे भर्ती बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर डाला गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्नीशियन की भर्ती, टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती, ये लिखा हुआ है। देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है टेक्नीशियन की भर्ती। आगे चलते हैं अपन इस वीडियो में। अभी ये आपके पास में जो है ऑफिशियली नोटिस आ चुका है, रेलवे भर्ती बोर्ड का नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। आइए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड। इसके नीचे लिखा हुआ है रोजगार सूचना संख्या, यानी कि केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या CEN, यानी कि 02/2024। इस रोजगार सूचना संख्या के अंतर्गत ये भर्ती आई है। इसके कहने का मतलब ये हुआ। और कौन कौन से पदों के लिए है तो यहाँ पर क्लियर दिया है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, ये दो पदों के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड, इन पदों के लिए जो है भर्ती आई है। आगे क्या कुछ लिखा हुआ है आइए अपन उसको देखते हैं। शुल्क आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, ये देखो ये दे रखा है, यानी कि आप कब से रेलवे के अंदर टेक्नीशियन के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं 9 मार्च से। कब से? 9 मार्च से। 9 मार्च से आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि इसने लिखा हुआ है। 9 मार्च से आप आवेदन कर सकते हैं। अगला है शुल्क के भुगतान सहित आवेदन जमा करने की तिथि, यानी कि आप 9 मार्च से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट है शुल्क सहित तो वो है 8 अप्रैल। 8 और 4, यानी कि 8 अप्रैल तक आप रात को 11:59 के पहले पहले आप ये आवेदन जमा करा सकते हैं। इसके बाद आगे क्या कुछ लिखा हुआ है आइए देखते हैं। संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियाँ, यानी कि आप जो है अगर आपके आवेदन में कोई गलती रह गई है, आप संशोधन करना चाहते हैं, कोई त्रुटि है तो उसके लिए भी दे रखा है। आप जो है 9/4/2024 से 18/4/2024 तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। एक चीज़ और दे रखी इसने, कृपया ध्यान दीजिए, फॉर्म में दिए गए विवरण और चुने गए RRB का संशोधन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, एक तो जो फॉर्म के अंदर जो विवरण दिया गया है उसको चेंज नहीं कर सकते। साथ ही आपने जो एक बार RRB सेलेक्ट कर ली रेलवे भर्ती बोर्ड, उसको नहीं बदला जाएगा, ये स्पष्ट इसने कहा है। आगे अपन चलते हैं।
नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन सभी प्रकार से है, जो कि 8/4/2024 के 23:59 बजे तक केवल ऑनलाइन, यानी कि इसने ये कहा है कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही होंगे, आवेदन केवल ऑनलाइन ही जमा किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे? ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। अब इसके अंदर मुख्य चीज़ें जो दे रखी वो है टेक्नीशियन के पदों की संख्या कितनी है, कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, क्या वेतन है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो सारी चीज़ें, और आयु कितनी है, वो सारी चीज़ें इसने दे रखी है। अपन इसको स्टार्ट करते हैं। क्रमांक संख्या 1 नंबर 1 पे है टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल। ठीक है, ये इसका जो स्तर है वो 5वें नंबर का स्तर है। ठीक है, इसका प्रारंभिक वेतन कितना है? 29,200 रुपये इसका वेतन स्टार्ट होगा। 29,200 से इसका वेतन स्टार्ट होगा। और इसके अंदर मेडिकल क्या होगा? तो B1 मेडिकल है। अगर आपके पास आपके B1 मेडिकल में अगर आप अनफिट है तो आप इसके लिए पात्र नहीं है। इसके बाद आयु कितनी है? 18 से 36 वर्ष। 18 से 36 वर्ष की इसके लिए आयु है। और रिक्तियों की संख्या कितनी है? तो 1092 जो है रिक्तियों की संख्या है। यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो भर्ती है उस भर्ती के लिए 1092 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, ये इसने दे रखा है। दूसरी है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड स्तर कौन सा है? तो स्तर है दूसरा। और पोस्ट इसका वेतन कितना है? तो वेतन है 19,900 रुपये। और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा? तो अनुलग्नक ए देखे। इस जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर अनुलग्नक ए दिया गया है, वो अपन को पढ़ना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। आयु सीमा की अपन बात करते हैं तो आयु सीमा कितनी है इस पद के लिए? तो 18 से 33 वर्ष के लिए इसकी आयु सीमा है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी, यानी कि SC/ST को 5 वर्ष और बाकी को जो नियम के अनुसार जो दी जाती है वो छूट भी रहेगी। इसके अंदर कितने पद हैं? तो इसके अंदर पदों की संख्या दे रखी है 8,052, यानी कि 8,052 और 1,092 ये दोनों पदों को मिलाकर कुल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो दिया गया है 9,144। इसमें लिखा है RRB वार और रेलवे जोन वार रिक्तियों का विवरण अनुलग्नक बी में है। यानी कि अनुलग्नक बी आप देखेंगे उठाकर तो उसके अंदर सारा जो है डिटेल आपको मिल जाएगा अनुलग्नक बी के अंदर, रेलवे जोन वगैरह सब। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु में, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है अधिकतम जो है 3 वर्ष की छूट दे सकता है। SC/ST को 5 वर्ष की छूट है। महत्वपूर्ण निर्देश अपन पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस CN के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएं पूरी करते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद के लिए आपकी जो योग्यता है वो पूर्ण होनी चाहिए। यानी कि आपने ITI कर रखी है या डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, अगर वो पूर्ण कंप्लीट है तो ही आप इसके अंदर आवेदन करें, ये इसके अंदर लिखा है। अगला लिखा है निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात इसके अंदर कहा गया है। अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट वेट है, परीक्षा का परिणाम नहीं आया है, तो इसके लिए वो पात्र नहीं होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियर। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अंतिम वर्ष का छात्र है जिसका परीक्षा परिणाम बाकी है, वो इसके लिए कतई पात्र नहीं है, वो आवेदन बिल्कुल भी ना करें, स्पष्ट लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी पात्रता निश्चित करने के लिए विस्तृत CEN नंबर 02/2024 की पोस्ट पैरामीटर तालिका, यानी कि कहने का मतलब कुल ये दे रखा है इसने कि आपको जो है इस का आवेदन करने से पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट करनी होगी और आवेदन केवल ऑनलाइन ही होगा, ये इसने कहा है। ये कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। और रेलवे भर्ती बोर्ड की वरीयता क्रम भी जो है आपको चयन करना है आवेदन के अंदर, ये लिखा है। आगे देखते हैं।
आवेदन केवल नीचे पैराग्राफ 14 में एफ में सूचीबद्ध किसी भी आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट के माध्यम से किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आप आवेदन करते हैं तो केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट से ही आवेदन करें। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग से आवेदन करना होगा, क्योंकि प्रत्येक वेतन स्तर के लिए एक अलग सीबीटी आयोजित की जाएगी। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग से करना होगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ इसके अंदर जो है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, इन 2 पदों के लिए भर्ती आ रही है। तो दोनों के लिए जो है परीक्षा का जो एग्ज़ाम फीस है वो भी अलग अलग होगी और उसी के अंतर्गत जो है आपको आवेदन करना होगा। अगला है उम्मीदवारों की पात्रता आवेदन में उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अंकित हो गई। यानी कि जो आपकी जो योग्यता है उसके आधार पर ही आपके अंतिम जो है पैनल बनेगा। आरआरबी पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए आवश्यकता अनुसार बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर उम्मीदवार केवल अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता आयु चिकित्सा यानी कि कहने का मतलब हुआ इसके अंदर जो भी योग्यता चाहिए वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और दस्तावेज जो भी है वो भी आपको देना पड़ेगा। उसकी जांच होगी, जांच के बाद ही आपको जो है पात्र समझा जाएगा जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो। और अगर आप आवेदन करने से पहले किसी भी दस्तावेज को आप लगाते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप लगाते हैं तो वो आगे जाकर रद्द हो सकता है अगर आपने फर्जी लगाया है तो। आरआरबी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। ये सब लिखा है। ये तो बात की बात है, जब आप परीक्षा दोगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये मांगेंगे। आगे चलते अपन SC, ST, OBC, EWS स्थिति या अन्य किसी लाभ जैसा कि रियायती शुल्क, आरक्षण, आयु छूट आदि के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि या अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है वे CN के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि हो गई। हटा मेडिकल फिटनेस उम्मीदवारों को यानी कि कहने का मतलब हुआ अगर आप मेडिकल रूप से फिट हैं तो आपको आवेदन करना है, या फिर जब परीक्षा जब होने के बाद में जब आपका मेडिकल होगा तो उस समय पे आपको फिट रहना है। ये कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। महत्वपूर्ण चीज़ अपन देखते हैं यहाँ पर आयु। अब मेन चीज़ आती है इसके अंदर आयु। तो देखना टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो दे रखा है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, इसके लिए 18 से 36 वर्ष की आयु है और 5 साल की SC, ST को और महिला और OBC को अन्य जो प्रावधान है उसके तहत छूट दी जाएगी। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के पदों के लिए 18 से 33 वर्ष है। ध्यान देना ग्रेड फर्स्ट के लिए 18 से 36 है और ग्रेड थर्ड के लिए 18 से 33 वर्ष है। अगला पॉइंट क्या है इसका, आरआरबी का चयन और पदों के लिए प्राथमिकता। यानी कि आपको रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन करना है। आरआरबी का चयन, इसका मतलब ये हुआ कि आप किस रेलवे भर्ती बोर्ड से आवेदन कर रहे हैं, वो है आरआरबी का चयन। और पदों के वरीयता क्रम का मतलब आप पहले किस कैटेगरी को आप नंबर 1 पे देना चाहिए, उसके बाद किस कैटेगरी को देंगे वो इसके अंदर दिया गया है। आगे देखते हैं। भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी, यानी कि आपका एक जो है ईमेल आईडी होना अति आवश्यक है और आपका जो पर्सनल व्यक्तिगत जो फ़ोन है, मोबाइल नंबर है, वो भी होना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें जो लोको पायलट का जो आपने फॉर्म भरा है तो उसके अंदर सारा नोटिफिकेशन में दिया है, वही कुछ इसके अंदर दे रखा है। आगे अपन बात करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले की तरह से है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद कोई उम्मीदवार खाता बनाए, फॉर्म में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी संशोधित खाता बनाए। यानी कि इनके कहने का मतलब हुआ अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप पहले ईमेल आईडी बनाएं, उसके बाद में जो है रेलवे के अंदर आप आवेदन करें। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है 18/4/2024 के बाद आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए प्रस्तुति पर विचार। यानी कि 18 अप्रैल के बाद अगर आप आवेदन करते हैं और उसके बाद आप की कोई त्रुटि रह गई, उसमें आप सुधार करना चाहते हैं तो रेलवे भर्ती बोर्ड ये स्वीकार नहीं करेगा, इसकी परमिशन नहीं देगा। ये है इसके कहने का मतलब। आगे चलते हैं। डीवी और मेडिकल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट आरआरबी की रिक्तियों के 1:1 की दर से आरआरबी। हाँ, ये काम के पॉइंट है। अगर आपका डीवी होता है, डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उम्मीदवारों की जब ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जब उसकी लिस्ट आएगी तो वहाँ पर रिक्तियों का आरआरबी की रिक्तियों के 1:1 की दर से जो है इसका चयन किया जाएगा। यह सीबीटी में डीवी की योग्यता पर आधारित होगा। यह सीबीटी के अंदर क्या होगा, जो उनकी योग्यता है उसके आधार पर होगा। और कई पारियों में जो है ये परीक्षा आयोजित होगी
उसके लिए ई मित्र के माध्यम से आप जो है इसका डाउनलोड कर सकते हैं। कॉल लेटर, ये कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। नकारात्मक अंकन, क्या इस परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग है? नेगेटिव मार्किंग है, हाँ तो है। इसके अंदर 1/3 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/3 जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग, जो कि रेलवे के अंदर पहले भी थी और अभी भी है। प्रतिबंधित वस्तुएं, जब आप भर्ती परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ी, चेन, ये सारी चीज़ें जो है ये ले जाने की परमिशन नहीं है, इसकी अनुमति नहीं है, जो कि अन्य परीक्षाओं के अंदर भी होता है। तो रेलवे के अंदर भी वो वाला सिस्टम है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। और अगला लिखा है सामान को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉक रूम की व्यवस्था परीक्षा स्थल पर उपलब्ध नहीं। हाँ, एक चीज़ और कहा गया इसने, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, जिस स्थान पर आपका परीक्षा सेंटर है वहाँ पर आपके बैग की जिम्मेदारी, आपके सामानों की जिम्मेदारी, किसी भी प्रकार के उपकरण की जिम्मेदारी रेलवे भर्ती बोर्ड की या जो स्कूल है, प्रशासन है, उसकी नहीं है। आप कहीं भी रखें, ये व्यक्तिगत है, आपके ऊपर है, ये इसने लिखा हुआ है। अगला निर्देश अपन पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा है। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अंतिम होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार सभी पात्रताओं को पूरा करे। उम्मीदवार को केवल ई कॉल लेटर जारी करने, हाँ ये बात भी देखते हैं अपन, इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको रेलवे भर्ती बोर्ड ने कॉल लेटर दिया है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने आपको कॉल लेटर दे दिया है, इसका मतलब आप ये नहीं है कि हम नौकरी रख चुके हैं रेलवे के अंदर। कॉल लेटर का मतलब नौकरी लगना नहीं होता है, ये इसने कहा गया है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ। अगला है आरआरबी पात्रता शर्तों का सत्यापन तभी करते हैं जब उम्मीदवार परीक्षा के सभी चरणों में। अगला है परीक्षा के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको तब बुलाया जाएगा जब आप परीक्षा के सारे चरण क्वालिफाई कर लेंगे, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट आएगी उसके अंदर आपका नाम आएगा, रोल नंबर आएंगे, तब आप इसके लिए पात्र हैं। अगर यदि उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है तो आरआरबी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवेदक को हटा सकती है, ये इसने लिखा हुआ है। अगला है इस अधिसूचना के तहत पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को खुद को संतुष्ट करना होगा, यानी कि इसके लिए आपको पहले ये देखना होगा कि क्या आपके आयु पूर्ण है, क्या आप निर्धारित योग्यता रखते हैं, ये सारा कुछ रखने के बाद इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला है जो उम्मीदवार इस सीएन के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करेंगे उन्हें सशर्त तौर पर खारिज किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगर उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन करता है तो उसका आवेदन जो है वो खारिज कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की है। अगला है जिन उम्मीदवार को भारत की केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीसीयू अन्य किसी सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है वे पात्र नहीं है। बिल्कुल, इनके कहने का मतलब वह ये जो पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर 17 1.7 इसके कहने का मतलब वह अगर आपको राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने किसी भी तरह से आपको किसी सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, आपका लेटर दे दिया गया है, तो आपको इसके लिए आवेदन नहीं करना है, आप इसके लिए पात्र नहीं हैं, क्लियर लिखा हुआ है। अगला पॉइंट 1.8 उम्मीदवारों को अपना नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि ये 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, सेकेंडरी स्कूल के अकॉर्डिंग, मैट्रिक स्कूल के अकॉर्डिंग ही भरना होगा। जैसा 10वीं की मार्कशीट में है, सेकेंडरी की मार्कशीट में है, वैसा ही आपको दर्ज करना होगा। कौन? अपने नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, तीनों इम्पोर्टेंट है। अगला अपन देखते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है सभी दस्तावेज पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए, यानी कि जितने भी आप सिग्नेचर करते हैं वो सारे सिग्नेचर सेम होने चाहिए। अगर आपके हस्ताक्षर अलग पाए जाते हैं तो आपको रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से बाहर कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। अगला है हस्ताक्षर चालू हस्त लिखित होना चाहिए, यानी कि आपके सिग्नेचर जो है रपट स्थिति में नहीं है, घसीट स्थिति में, इस तरह से जैसे ये है ना, ये इसमें ऐसा नहीं कि ये लिख दिया फिर यूँ डॉट लगा दिया, इस तरह से ये मान्य नहीं होंगे और बड़े अक्षरों के अंदर भी मान्य नहीं होंगे। अगला है सीबीटी और डीवी की तिथियाँ के पैराग्राफ 14F में दिए गए अनुसार भाग लेने वाले आरआरबी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित पॉइंट है। अगला है 1.11 CEN में दर्शाई गई रिक्तियाँ अंतिम है, यानी कि अभी जो वैकेंसी दी गई है ये अंतिम रिक्तियाँ हैं, ये घट सकती है, ये बढ़ सकती है। पॉइंट जो है
11 जो बिंदु है उसके कहने का मतलब हुआ पदों की संख्या में घटोतरी या बढ़ोतरी हो सकती है, इसके लिए रेलवे स्वतंत्र है। ये इसके कहने का मतलब ये। अगला है रेलवे प्रशासन अपने विवेक से अधिसूचियों को, ये भी वही है 1.2 भी, नियुक्ति का अधिकार आरआरबी द्वारा चयन उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है अगर आपका रेलवे के अंदर चयन हो गया है तो आप अपनी मर्जी से, ये नहीं है कि हम किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड के अंदर चयनित हो जाए। जहाँ रेलवे आपको, जिस बोर्ड में आपका सिलेक्शन हुआ है रेलवे बोर्ड, वो आपको कहीं भी नियुक्ति दे सकता है। ये इसके कहने का मतलब है। अगला पॉइंट है तकनीशियन पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को जहाँ भी निर्धारित हो प्रशिक्षण लेना होगा। हाँ, पॉइंट 1.14 ये जो बिंदु है इसमें कहा गया है रेलवे भर्ती बोर्ड में टेक्नीशियन के पद पर आपका चयन होने के बाद में आपको ट्रेनिंग करनी होगी और ट्रेनिंग वहीं करेंगे जहां रेलवे भर्ती बोर्ड कहेगा। ये इसका कहने का मतलब है। और प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल वजीफे का भुगतान किया जाएगा। अगला है चयनित उम्मीदवार जहां भी आवश्यक हो सुरक्षा शक्ति बोर्ड का बॉन्ड भरेंगे। बॉन्ड की भी इसके अंदर दिया गया है, आपको बॉन्ड भी भरना पड़ सकता है। पोस्टिंग वगैरह का दे रखा है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो आपको इसमें पढ़ने होंगे। इसके लिए आप जो है रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, उसमें आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं केवल आपको मुख्य मुख्य पॉइंट बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो क्या है काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला पॉइंट है 1.18 निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा। इसका मतलब हुआ जो SC ST के बच्चे हैं उनको जो है रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से द्वितीय श्रेणी का फ्री निःशुल्क पास दिया जाएगा। ये इसके बारे में कहा गया है, वो भी तब जब आप इसके लिए पात्र डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तब। अगला है RRBCN के तहत आवश्यकता और किसी भी स्तर पर लागू भर्ती के किसी भी नियम शर्तों को बदलने का अधिकार रखती है। RRB उम्मीदवार की सहमति से इस भर्ती में प्राप्त अंक मंत्रालयों आदि ये उम्मीदवार, ये सब कुछ दिया है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो आपको स्वयं को पढ़ने हैं। अगला है यदि उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के अंदर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाता है तो RRB, हाँ इसके कहने का मतलब अगर आपने जो अंतिम तिथि है उसके पहले आवेदन जमा नहीं कराया तो इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड बाध्य नहीं है। ये आपकी टेंशन है, रेलवे भर्ती बोर्ड की टेंशन नहीं है। ये इसके कहने का मतलब। अगला है रिक्तियों के बारे में दे रखा है इसने। रिक्तियाँ जो है यानी कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये वही है जो पहले आपको बता चुका हूँ। मेडिकल फिटनेस के लिए मानक भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए चिकित्सा मानक मेडिकल A3, ये सामान्य फिट रूप से दे रखे हैं। दृष्टि मानक, ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख लेना नोटिफिकेशन के अंदर। इसके अंदर जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसकी बात की बात है। राष्ट्रीयता की अगर बात करते हैं तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। एक उम्मीदवार को या तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक, ये सब चीज़ें जो है ये सब पता है आपको। अगर अपन महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं आयु, ये है मेन मुख्य बिंदु क्या है आयु। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए आयु 18 से 33 वर्ष और इधर है 18 से 36 वर्ष, जो कि इसके अंदर छूट भी आपको मिल जाएगी। अगर आप SC ST के हैं, OBC है, जो भी आरक्षित वर्ग को जो छूट दी जाएगी वो सब मिल जाएगी। ऐसे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए जो है 18 से 33 वर्ष तक का इसमें दिया गया है और इसके अंदर छूट भी जो है नियमानुसार दी जाएगी। आगे चलते हैं अपन। कोई ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो आयु सीमा पार कर चुके हैं और कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे भर्ती बोर्ड में भाग लेने का अवसर चूक गए हैं। उनको राहत देने के लिए टेक्नीशियन पदों के यानी कि कुल मिलाकर इनके कहने का मतलब हुआ इस वैकेंसी के अंदर जो छूट दी गई है वो छूट इसलिए दी गई है कि कोविड-19 के अंदर जो बच्चे रह गए थे वो भी इसका लाभ ले सके, इसके लिए है। और ये आ गया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि किस वर्ग को कितनी छूट मिल सकती है। तो SC ST के लोगों को 5 साल की आयु के अंदर छूट मिल सकती है। जैसे 36 वर्ष है तो 36 और 5 41 हो जाएगी। ऐसे OBC नॉन क्लियर को 3 साल की हो जाएगी, 36 से 39 साल तक हो जाएगी। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। आगे दे रखा है एक सर्विस को कितनी है, बेंचमार्क को कितनी है, सारा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। स्टाफ में क्या दे रखा है, सब दे रखा है इसमें। टोटल जो भी जानकारी आप इसमें दे सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए भी दे रखी है, आयु में 5 साल की छूट हो सकती है और OBC है उनके लिए 3 साल की छूट है। सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, आप इसको पूरा नोटिफिकेशन को देखें। अपन मुख्य चीज़ों को देखते हैं। हाँ, खास चीज़ ये है कि उम्मीदवारों की जन्मतिथि नीचे दी गई तालिका के बीच होनी चाहिए। यानी कि जन्मतिथि OBC और EWS के लिए 2/7/1988 से,
इसके बाद जन्मतिथि की निचली सीमा 1/7/2026, 1/7/2006। इधर देर का SC/ST की 1983 वगैरह, ये सब पॉइंट इसमें दे रखे हैं, आपको देखना है ना। मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है तो उसे उन सभी छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगी जिनके लिए पात्र नहीं है। यानी कि इसमें कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि इसने छूट के बारे में प्रावधान दिया गया है कि SC को कितनी छूट है, ST को कितनी छूट है, OBC को कितनी छूट है, आयु के अंदर भूतपूर्व सैनिक को कितनी है, महिलाओं को कितनी है, और सारा कुछ इसके अंदर दिया गया है। महत्वपूर्ण, उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो उनके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में, यानी कि आपकी जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो 10वीं की मार्कशीट में दर्ज है। ठीक है। जन्म तिथि में बदलाव के लिए किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार, यानी कि अगर आपकी जन्म तिथि गलत है और अन्य दस्तावेज में अलग है और आप उसमें परिवर्तन कराना चाहते हैं तो रेलवे भर्ती बोर्ड इसके लिए बाध्य नहीं है, वो परिवर्तन नहीं करा पाएगा। ये आपकी टेंशन है। जन्म तिथि में कोई भी अंतर होने पर उम्मीदवार को अघोषित कर दिया जाएगा। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ अलग अलग पाई जाती है, जन्म तिथि भिन्न पाई जाती है, तो आपको डायरेक्ट रेलवे भर्ती बोर्ड से बाहर कर दिया जाएगा, अघोषित कर दिया जाएगा। ये इसके कहने का मतलब है। शैक्षणिक योग्यता, क्या क्या योग्यता है? जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने से पहले आपको योग्यताएं पूरी करनी पड़ेगी निर्धारित पद के अनुसार। वेतन 2 स्तर में तकनीकी पदों के लिए पाठ्यक्रम, यानी कि इसमें जो है आपको ITI होना चाहिए, ITI के साथ साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आदि, जो कुछ है वो सब आपको करना पड़ेगा। परीक्षा शुल्क, हाँ परीक्षा शुल्क देखते हैं अपन। सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क जो है 500 रुपये दिया गया है और SC ST एक्स सर्विसमैन EWS इनके लिए 250 रुपये का शुल्क जो है लिया जाएगा। तो UR और अन्य जो है उनके लिए 500 रुपये का शुल्क है और SC ST OBC महिला इनके लिए 250 रुपये का शुल्क जो है लिया जाएगा, परीक्षा शुल्क। पर प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान अलग से करना होगा। केवल CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिफंड मिलेगा। हाँ, ये मुख्य पॉइंट है इसके अंदर। ये पॉइंट नंबर 2, अगर आप CBT 1 का एग्ज़ाम देते हैं तो ही आपको फीस वापस लौटाई जाएगी, अन्यथा फीस रिफंड नहीं होगी। ये कहना है इसका। अगला है शुल्क भुगतान आप किससे कर सकते हैं? तो इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI के माध्यम से कर सकते हैं, और भी जो कई तरीके उनसे आप कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों में कौन कौन होंगे? तो मुस्लिम होगा, ईसाई होगा, सिख होगा, बौद्ध, जैन, फारसी, ये सारे शामिल होंगे। घोषणा पत्र EWS के लिए वगैरह सारा कुछ दिया गया है। और इसके अंदर जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए क्या क्या चाहिए? तो जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार या अन्य को राजस्व अधिकारी उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए जाति का। निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा में मौजूद संसद सदस्य BPL कार्ड, ये सारा कुछ देर का ये आपको पढ़ना है इसके अंदर। आगे देखते हैं अपन परीक्षा शुल्क की वापसी। परीक्षा शुल्क की वापसी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप CBT 1 का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका शुल्क वापस आएगा और आपके बैंक खाते में आएगा। ये इसने लिखा हुआ है अगर आप सही भरते हैं तो, और अगर गलत विवरण देते हैं आप बैंक का तो आपके नहीं आएगा। आगे चलते इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। इसके अंदर सारी वो चीज़ें लिखी हैं जो लोको पायलट की भर्ती परीक्षा में लिखी गई थी। अगर इसको मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट में आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था है जो बताई थी उन्होंने। आरक्षण किस प्रकार से क्या होगा? SC ST OBC का सेम रहेगा। आगे चलते हैं अपन इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट पर। जो विकलांग है उनके लिए भी इसमें छूट रहेगी। सारा कुछ दे रखा है इसके अंदर। ये देखिए, अब मैं महत्वपूर्ण पॉइंट पे अपन चलते हैं। भर्ती की प्रक्रिया, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। भर्ती की प्रक्रिया, इसको अपन समझते हैं कि भर्ती किस प्रकार से होगी, क्या कुछ कहना है। तो भर्ती की प्रक्रिया निम्न चरणों में होगी। सबसे पहला है परीक्षा कौन सी होगी? तो CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड भर्ती परीक्षा होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। ये है इसके कहने का मतलब। अब इसके क्या क्या चरण है? तो भर्ती प्रक्रिया के निम्न चरण है। पहला है CBT। सबसे पहले तो होगा आपका CBT, ठीक है।
उसके बाद में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन। इसके बाद होगा मेडिकल। इसके बाद जो है परीक्षा अनुसूची और स्थानों की जानकारी आरआरबी वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेज दी जाएगी। ये इसने लिखा है। किसी भी चरण को स्थगित करने, स्थान, तिथि, शिफ्ट में बदलाव करने पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, इसकी भर्ती की प्रक्रिया जो है इसके अंदर केवल एक ही पेपर होगा, CBT 1। CBT 1 में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद में पैनल, और उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग। आगे देखते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 1। ये बड़ा काम का है। कंप्यूटर आधारित वेतन स्तर 5 पोस्ट, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए परीक्षा किस प्रकार से होगी, तो गौर करना, 90 मिनट में 100 प्रश्न आएंगे। कितने? 90 मिनट में 100 प्रश्न आपके आएंगे। 90 मिनट का मतलब कितना हुआ? 1.5 घंटा। ठीक है। और दूसरा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। कई पारियों में ये पेपर होगा, तो कई पारी में होगा तो 100% इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, सामान्यकरण किया जाएगा, इसने लिखा हुआ है। इसके बाद एक और जो खास अहम चीज़ है जो आपको पता नहीं है तो याद रखना, इसके अंदर न्यूनतम क्वालिफाई अंक रखे गए हैं। अगर आप वो न्यूनतम क्वालिफाई अंक नहीं प्राप्त करते हैं तो आप वैसे भी बाहर है। तो पात्रता के लिए जो है न्यूनतम क्वालिफाई अंक कितने हैं, तो UR और EWS के लिए है 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर नहीं लाते हैं तो आप वैसे भी रेलवे भर्ती बोर्ड से बाहर हैं। आगे देखते हैं, सिलेबस भी दे रखा है इसने। सिलेबस क्या है? टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में सिलेबस दे रखा है, तो इसके अंदर प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय होंगे। करंट अफेयर्स आएगी, मेंटल आएगी, ये कुछ सारा सिलेबस दे रखा है। इसको अपन दूसरा वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर ये बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर है, उसके अंदर शॉर्ट में बताऊंगा। फिलहाल अपने देखते हैं कि क्या क्या है। तो करंट अफेयर्स है, मेंटल है, इसके बाद में कंप्यूटर है, गणित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये देखिए सारा कुछ सिस्टम यहाँ पर आ गया है बिल्कुल शॉर्ट में। सामान्य जागरूकता, यानी कि इसका मतलब हुआ जीके के कितने प्रश्न आएंगे, तो 10 प्रश्न आएंगे। सामान्य बुद्धि यानी कि मेंटल के 15 आएंगे, कंप्यूटर के 20 आएंगे, गणित के 20 आएंगे, इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 35 प्रश्न आएंगे। कुल 100 प्रश्न आएंगे प्रत्येक भाग से। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 90 मिनट के अंदर 100 प्रश्न आएंगे, ये इसने दिया है। और नेगेटिव मार्किंग होगी। ये किसके लिए? टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए। आगे देखते हैं। अब आ जाओ आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। इसके अंदर 2 पोस्ट, फर्स्ट और थर्ड, ये है थर्ड के लिए। तो थर्ड के लिए 90 मिनट में 100 प्रश्न आ रहे हैं। इसके अंदर भी वही सिस्टम है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। सारा कुछ सिस्टम वही है जो आपको पहले बताया था। इसका सिलेबस है, सिलेबस भी वही है, गणित का, मेंटल का, टेक्नोलॉजी का। ये शॉर्ट में देखते हैं अपन इसको। इसके अंदर प्रश्नों की संख्या में थोड़ा सा हेरफेर होगा। अंक शास्त्र के जो है ये आपके 25 प्रश्न आएंगे। सामान्य बुद्धि यानी कि मेंटल के 25 आएंगे। साइंस के आएंगे 40 प्रश्न। सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर्स के आएंगे 10 प्रश्न। कुल मिलाकर 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के आएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा। 90 मिनट में 100 प्रश्न आएंगे। तो टेक्नीशियन फर्स्ट और ग्रेड थर्ड का जो है सिलेबस आपको बता दिया। अब आपको तय करना है कि किस तरह से परीक्षा होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दिया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दिया। अगर आप परीक्षा CBT 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन कैसे करें ये सारा कुछ दिया गया है। तो इसमें आवेदन के लिए आप मित्र पर जाएं, रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर जाएं, वहां पर आप जाकर आवेदन करें। एक एक कॉलम को अच्छे से चेक करें, चेक करके फॉर्म भरें। आधार नंबर, डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें आपको करनी है वो सही तरीके से करें। फ़ोटो का साइज भी इसने दिया है किस तरह से करें, आप पूरा डिटेल जो है भर सकते हैं। ये आपके दे रखे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट। इन वेबसाइट पे जाकर आप जिस पे आप भरना चाहते हैं वहाँ जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ये इसने दे रखा है। मूल दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन आवेदन में जमा की गई
ये सारा कुछ है। अब यहाँ पर दे रखा है ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय निर्देश, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन किस तरह से कर सकते हैं वो इसके अंदर दे रखा है। परीक्षा का माध्यम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा किस भाषा में होगी, तो परीक्षा उस भाषा में होगी जिस भाषा में आप आवेदन करेंगे। परीक्षा का माध्यम जो बनेंगे, अगर आपने परीक्षा का माध्यम इंग्लिश भर दिया तो आपके इंग्लिश में ही पेपर आएगा, हिंदी भर दिया तो हिंदी में ही पेपर आएगा, जो भाषा आप भरेंगे वही आएगा। ये है इसका कहने का मतलब। इसलिए इसको आपको ढंग से भरना है आवेदन के अंदर, परीक्षा का माध्यम। आगे देखते हैं, आवेदन जमा करने के लिए बाकी सब कुछ इसमें लिखा है। आवेदन में संशोधन आप करा सकते हैं, इसके लिए वो तारीख देगा। आवेदन शुल्क 250 रुपये SC ST, 500 रुपये OBC जनरल। और किन किन के फॉर्म जो है आवेदन निरस्त हो सकते हैं, ये कुछ भी दिखा है। तो निरस्त कौन से होंगे, वही होंगे जिन्होंने एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन कर दिया है। दूसरी बात, जिनका फ़ोटो सही नहीं है। तीसरी बात, साइन हस्ताक्षर सही नहीं है। उम्मीदवार का नाम पता अगर आपका गलत है तो वो भी आपका जो है निरस्त हो सकता है, अस्वीकृत हो सकता है। ई कॉल लेटर से संबंधित निर्देश, ई कॉल लेटर के बारे में बताया। ई कॉल लेटर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो जब आप फॉर्म भरेंगे, जब परीक्षा का एग्जाम होगा, आपके मोबाइल पर SMS आएगा और SMS के माध्यम से आप रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर ई कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है मुफ्त यात्रा सुविधा, यानी कि SC ST के जो विद्यार्थी है उनको मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। तो किस आधार पर दी जाती है, जब आप जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे तो उसके आधार पर आपको दी जाएगी। और जब ट्रेन के अंदर TT आएगा तो आप उसको वो एग्ज़ाम फॉर्म दिखा देना, उसके आपको पता लग जाएगा। और कुछ भी लिखा, जो भी लिखा है तो इसमें ये भी लिखा है, ऐसे SC ST उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने ई मित्र और SC ST स्व प्रमाणित फोटोकॉपी जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक की अनुमति दी जाएगी। हाँ, ये काम की चीज़ के अंदर ये कहा गया है, अगर आप रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो आप स्टेशन पर जाकर अपनी जो है SC ST का जो कार्ड, जो प्रमाण पत्र है वो जाकर उसको दे दें स्व प्रमाणित, तो वो आपका रिजर्वेशन कर देगा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। बाकी ये कुछ लिखा है, परीक्षा के अंदर आप फोन, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि ये नहीं ले जा सकते हैं, और केवल एक जो है दस्तावेज आप ले जा सकते हैं, कोई सा भी। बाकी सब कुछ वही है जो आपको पहले बता चुका हूँ। चेतावनी दे रखी है, विविध जो है, विविध मतलब इसके अंदर रेलवे के अंदर क्या कुछ विशेष है वो दिया है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर दिया है CN से प्रयुक्त संक्षिप्त आधार भर्ती प्रक्रिया, यानी कि जो शॉर्ट शब्द दे रखे हैं वो भी दे रखे हैं। शॉर्ट शब्दों का मतलब, जैसे CBT का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है, तो ये इसकी शब्दावली दे रखी है। अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो पोस्ट भी दे रखी है। अब मुख्य काम की पॉइंट की चीज़ अब आई है कि सर किस पोस्ट के लिए कितने पद है, ये अपन को पता नहीं है। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल ये दे रखा है आपको, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल। तो इसके लिए जो योग्यता क्या है वो है किसी मान्यता प्राप्त, इसको आप देखेंगे, इसको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में, भौतिकी संस्थान से इंस्ट्रूमेंटेशन में BSc भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर की बुनियादी धाराओं में से किसी, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको ये योग्यता होना अति आवश्यक है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्लैक स्मिथ, इसके लिए जो है आपको इस ब्लैक स्मिथ के अंदर मैट्रिकुलेशन और NCVT SCVT से ITI होना जरूरी है। फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर आदि से ITI होना जरूरी है। अगला है आपके टेक्नीशियन ग्रेड ब्रिज के लिए भी दे रखा है कि मैट्रिकुलेशन ITI की, इनकी 10वीं ITI के साथ में स्टेट के अंदर आपके ITI होना अति आवश्यक है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वैगन एंड कैरेज, इसके लिए पाइप फिटर ट्रेड में ITI होना चाहिए। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड क्रेन चालक, ये 5वें नंबर की दे रखी है। तो 5वें नंबर के अंदर भी ये लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन और जो है, यानी कि 10वीं तो सभी के अंदर आपको चाहिए। इसके अंदर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर आदि होना चाहिए और ITI भी होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल, तो इसके लिए क्या है 10वीं पास, क्या 10वीं पास, साथ ही इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, मैकेनिक में आपके ITI होना चाहिए, ये इसने लिखा हुआ है। और ITI डीजल वाले भी इसके अंदर पात्र हैं। अगला है 7वां टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल मैकेनिक के लिए आपको पता है ऐसे 10वीं पास ITI और डीजल मैकेनिक में आपके जो है ITI होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए।
कारपेंटर, वेल्डर वगैरह सारा कुछ दे रखा है। आप कुछ सब देख सकते हैं इसके पीछे पीछे क्या लिखा हुआ है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल में आपकी ITI होनी चाहिए या फिर आपके पास में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। इस तरह से प्रत्येक। अगला है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS के लिए दे रखा है मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं, NCVT SCVT में ITI और इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल मशीनिस्ट, कारपेंटर, इनके अंदर आपके ITI होनी चाहिए किसी एक के अंदर। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये देखिए ये पोस्ट है, इसके लिए जो है ITI दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर स्टोन ये होना चाहिए, वेल्डर। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर वाले के लिए 10वीं प्लस फीटर में ITI होना चाहिए। ये है इसके कहने का मतलब, जैसा पद है वैसे योग्यता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 B वे, इसके लिए जो है मशीनिस्ट में ITI होना चाहिए, ये इसने लिखा हुआ है। अगला है 13वां नंबर का टेक्नीशियन AC एंड फ्रिज मैकेनिक, तो 10वीं प्लस AC फ्रिज मैकेनिक में ITI। टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिवर्टर, इसके लिए आपको ग्राइंडर में ITI होनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, इसके लिए आपके वायरमैन इलेक्ट्रिशियन में ITI होनी चाहिए। ग्रेड मशीन ट्रैक मशीन, इसके लिए जो है आपका जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें ITI होना चाहिए। टर्नर के लिए देखा है, वेल्डर के लिए दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ आपके जो है वेल्डिंग में ITI होना चाहिए और जो है कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट वेट नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ दे रखा है। अब यहाँ पर आपको रेलवे भर्ती बोर्ड के जोन वाइज भी दे रखा है कि किस जोन के अंदर कितनी सीटें हैं। अब यहाँ पर देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, इस पद के लिए WR वेस्टर्न रेलवे के अंदर 38 सीटें हैं, ठीक है, UR की। और टोटल सीट अपन देखेंगे तो टोटल सीट भी दे रखा है इसने, टोटल 74 सीट है। कितनी सीट है? 74 सीट है। ये 74 ये सीट दे रखी है। इस तरह से प्रत्येक जो है आपके पद का नाम दिया है, ब्लैक स्मिथ, ब्रिज, कैरेज वैगन, डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिक, टेक्नीशियन ग्रेड इलेक्ट्रिकल, AMF फिटर, वेल्डर, ये सारा कुछ दे रखा है। और रेलवे जोन का नाम भी दे रखा है, किस जोन के अंदर कितनी सीट है ये भी आपको दे रखा है। तो इस सारणी को देखने के बाद ही आप आवेदन करेंगे, बिना देखे नहीं करेंगे। इसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर केवल ये ही रहेगा कि किस रेलवे भर्ती बोर्ड के अंदर किस पद के लिए कितनी सीट है और कैटेगरी वाइज कितनी है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। टोटल सीट भी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। देखिए अजमेर, अब ये रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर का आ गया, अजमेर के अंदर कितनी कितनी सीट है वो सब कुछ लिखा हुआ है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कितनी है, 3rd में कितनी, इधर पदों की संख्या भी लिखी हुई है, ठीक है। अजमेर के बाद में इसको अपन आगे लेके चलते हैं। ये देखिए आगे, ये आगे चलता जाएगा। ये एक मिनट, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, ये आगे चलते हैं। ये सारा कुछ दे रखा है। ये देखो, हर इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। आप जब आवेदन करेंगे तो नेट पर जाकर ये PDF डाउनलोड कर वहाँ से सीटें देखें और फिर उसके बाद में करें। RRB गुवाहाटी का भी दे रखा है, सबका ही दे रखा है, सबका। ये मालदा का दे रखा है, इसके बाद में मुंबई का दे रखा है। ये देखिए मुंबई का भी इसने दे रखा है। इसलिए आप जब फॉर्म भरेंगे, जब आवेदन करेंगे तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अगर आप जल्दीबाजी करते हैं तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की है। इसलिए फॉर्म भरने में जल्दीबाजी ना करें। किस रेलवे भर्ती बोर्ड से करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये सब आपके ऊपर है टोटल। ये देखिए आप, ये सिकंदराबाद आ गया, रेलवे भर्ती बोर्ड सिकंदराबाद। ये सिकंदराबाद के अंदर कितनी सीटें, ECR के अंदर 38, 10, 5, ब्लैक स्मिथ, ब्रिज वैगन। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, जब जाके समझ में आएगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा। और इसकी एक अलग से वीडियो इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सारा टोटल लिख के आपको बताऊंगा कि कैसे क्या कुछ होगा। ये टोटल दे रखा है, यहाँ तक ये टोटल आ गया आपके। अब जो है सारा दे दिया इसने सिस्टम। अब लास्ट में इन्होंने दिया है प्रारूप, डॉक्यूमेंट्स का प्रारूप। SC/ST के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र इस तरह का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वो ऐसा होना चाहिए जिसने बताया गया है। आगे चलते हैं, ये SC/ST के लिए है। और ये दूसरा दे रखा है प्रारूप नंबर 2,
ये ओबीसी नॉन क्रिमिनल वाले जो विद्यार्थी हैं, इसको आप ये जो है ई-मित्र पे जाकर जब आप नोटिफिकेशन निकालेंगे तो इसको आपको निकालना है और ये आपको जमा करना है। इसी के आधार पर आपके आगे जो है फॉर्म लिया जाएगा। आगे देखते हैं। और ओबीसी एनसीएल उम्मीदवारों के लिए घोषणा पत्र दे रखा है। तो इस तरह से ये सारा कुछ इसने दिया है और टोटल जानकारी आपको दी गई है रेलवे भर्ती बोर्ड की। ये देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब ये लेखक द्वारा स्क्राइबर। तो प्यारे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब था आपने इस वीडियो के अंदर पूरा ये समझा कि इसके अंदर कितनी भर्ती है, किस पद के लिए क्या आवेदन है और कितनी योग्यता होनी चाहिए और निर्धारित योग्यता कितनी होनी चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या है, ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं 2 वीडियो और बनाऊँगा जिसके अंदर उन वीडियो के अंदर मैं ये बताऊँगा कि परीक्षा की जो पैटर्न है वो उसको शॉर्ट में कैसे बच्चों को समझाया जाए। साथ ही ये भी बताऊंगा कि रेलवे वाइज जोन वाइज कितनी कितनी सीटें हैं और उन सीटों को अपन कैसे पूरा कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है, आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको हर चीज़ अप टू डेट सही से सही मिले। आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए कई ऐसे यूट्यूब पर लोग मिल जाएंगे जो आपको फेक न्यूज़ को भी वास्तविक बताकर आपको फ्रॉड बनाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे। वो आपको उनके चक्कर में नहीं लगना है। केवल जो असली जो मैन है, जो जानकार है, जिनके पास अनुभव है, जो रेलवे का अनुभव रखते हैं, आप उनसे ही देखें। आप रेलवे गुरु जो यूट्यूब चैनल है, इस पर जो भी नोटिफिकेशन डलता है उस पर विश्वास करें, उसको पढ़ें, समझें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।